हम अगला सत्र आरंभ करें उससे पूर्व चलिए 2 मिनट परमात्मा की मधुर स्मृति में हम सभी बैठें। एक परमात्मा स्मृति का गीत बजेगा और उस गीत के बोल के द्वारा हम परमात्मा में मन को एकाग्र करेंगे। और ये सत्र अपने आप में बहुत ही स्पेशल होगा कि हमारी मीठी दादी जी इस सत्र में हमारे बीच होंगे। आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये सत्र हम आरंभ करें उससे पहले कुछ एक खुशखबरी मेरे तक अभी पहुंची है, तो आप सबके साथ पहले शेयर करना चाहूँगी कि अभी तो दादी जी हमारे बीच होंगे, ये सबसे हर्ष की बात है। और स्वामी भाई जिनको आपने अभी सुना, स्वामीनाथन भाई का एक मेमोरी मैनेजमेंट का सेशन रात का है जो अपने आप में एक यादगार सेशन रहेगा, वो आज रात का होगा। लेकिन साथ में बीच में 6:30 बजे, शाम 6 बजे आदरणीय निर्वैर भाई जी हम सबके साथ होंगे और उनके साथ डॉक्टर निर्मला दीदी जी भी हमको लाभ पहुंचाएंगे। तो बहुत खुशखबरी है, आज शाम 6 बजे साइलेंस का जो पावर ऑफ साइलेंस का स्पेशल सेशन है उसमें हमें दीदी का भी लाभ मिलेगा। तो आज का ये सत्र हम आरंभ करें, ये टॉक शो रहेगा जिसमें हम आज के चेयरपर्सन भ्राता मृत्युंजय जी और आज के पैनलिस्ट ईवी गिरीश भाई जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे पे आयोजित इस टॉक शो के हमारे चेयरपर्सन भ्राता मृत्युंजय जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी करतल ध्वनि से भाई जी का स्वागत करेंगे। मृत्युंजय भाई हमारे विद्यालय के वरिष्ठ भाई हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि से भाई साहब का आज के इस विशेष दिवस पर इस सुंदर सभा के बीच हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गिरीश भाई जी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मृत्युंजय भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और एजुकेशनल विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। आप पिछले 45 वर्षों से इस विद्यालय की विभिन्न क्षेत्रों में देश और विदेश में अथक सेवाएं दे रहे हैं। आपने भारत एवं विदेश के कई देशों में टॉक्स और रेडियो इंटरव्यूज दिए हैं, जैसे यूएसए, यूके, मैक्सिको, कोलंबिया, थाईलैंड, हॉलैंड, हांगकांग, जापान, डेनमार्क जैसे कई स्थानों पर आपकी रेडियो इंटरव्यूज, टॉक्स रही हैं। आपने आबू और भारत के कई स्थानों पर नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बड़ी कुशलता से ऑर्गेनाइज की हैं। ब्रह्मा कुमारीज का अन्य कई यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़कर वैल्यू एजुकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, बीए, एमएससी, एमबीए जैसे कोर्सेज प्रारंभ करने का पूरा श्रेय भाई साहब को जाता है।
और विश्व भर के बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम लिविंग वैल्यूज जो यूनेस्को और यूनिसेफ के सपोर्ट के साथ में ऑर्गेनाइज किया। आप उस प्रोजेक्ट के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आदरणीय भ्राता जी को बहुत बार भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2003 में मोरारजी देसाई इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस एंड एजुकेशन, वर्ष 2009 में डायनामिक इंडिया ऑफ द इंडियन ऑफ द डेकेड अवार्ड, वर्ष 2013 में पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी प्राप्त है। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है और वर्ल्ड डे ऑफ टूरिज्म के निमित्त आज आप इस टॉक शो में चेयरपर्सन के रूप में हमारे बीच में हैं। हमें अति हर्ष है। हम आपका एक बार और करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और ईवी गिरीश भाई जी को तो आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं, तो मैं विस्तार से तो उनका परिचय नहीं इस समय आपके समक्ष रखती, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उनका लाभ ले रहे हैं। लेकिन आपके चेहरे, आपकी आंखें, आपकी तालियां इस चीज़ का परिचायक हैं कि उनसे जो आपको लाभ मिला है वो लाभ निश्चित रूप से अवर्णनीय है। तो ऐसे डायनामिक वक्ता, एक डायनामिक ट्रेनर, एक डायनामिक काउंसलर, एक डायनामिक मेडिटेटर के लिए मैं केवल 2 शब्द कहना चाहूँगी कि संस्कार रहित जीवन वन है, जंगल वन। संस्कार रहित जीवन वन है, संस्कार युक्त जीवन उपवन है, और शील और सदाचार से युक्त जीवन नंदन वन है। ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों के धनी हमारे गिरीश भाई आज के इस टॉक शो के पैनलिस्ट रहेंगे। पुनः हमारे दोनों ही वक्ताओं का एक बारी और इस टॉक शो को आरंभ करने से पूर्व हम स्वागत करते हैं। बहुत जल्द हमारे बीच आदरणीय मुन्नी बहन जी और आदरणीय दादी जानकी जी भी होंगे, जिनके आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसका यूनाइटेड नेशन ने 2015 का थीम रखा है 1 बिलियन टूरिस्ट्स, 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आप सोचिए, गोवा के बीचेस का वेकेशन हो या कोचीन के बैकवाटर्स, लद्दाख पे हाइकिंग की ट्रिप हो या जयपुर के किले की विजिट, कहीं पे भी कौन घूमना पसंद नहीं करता है। आप सब भी आज एक टूरिस्ट के रूप में आबू में टूर के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं इस टूर पर प्रकाश डालना चाहूंगी जहां पर आप आए हैं, आबू, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और कल आप सभी साइट सीइंग के लिए जाएंगे माउंट पर। माउंट आबू अपने आप में राजस्थान का सबसे फेमस हिल स्टेशन है, मोस्ट फेमस हिल स्टेशन, जो कि 1220 मीटर्स की हाइट पर स्थित है। अरावली की पर्वतीय मालाओं के बीच में स्थित माउंट आबू अपने आप में बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अरावली की ये रेंजेस 22 किलोमीटर्स लॉन्ग और 9 किलोमीटर्स वाइड हैं। इसमें इसकी नदियाँ, इसके वाटरफॉल्स एक जैसे टूरिस्ट के लिए स्पेशल अट्रैक्शन है। आबू का पुराना नाम अर्बुदांचल है
और ऐसी मान्यता है कि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से अलग होकर के यहीं पर आए थे और यहीं पर ही उन्होंने समाधि प्राप्त की और रिटायर हुए। एक ऐसी मान्यता भी है कि अर्बुदा नामक एक सांप था, जिस सांप ने शिव के वाहन नंदी की जान बचाई थी, और कहते हैं कि वो जान बचाने की घटना यहीं पर घटी थी और इस कारण से उस सांप, अर्बुदा सांप के नाम पर यहाँ के इस स्थान का नाम आबू पड़ा। माउंट आबू में बहुत से मंदिर भी हैं, ये मंदिरों का गढ़ है, जैसे देलवाड़ा मंदिर जो कि 11 और 13वीं सेंचुरी एडी में स्थापित हुआ, अदर देवी, गौमुख, शंकर मठ, रघुनाथ, अचलेश्वर महादेव मंदिर, कांतिनाथ मंदिर, ऐसे बहुत से मंदिर भी हैं जो टूरिस्ट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ की आभा को 4 चांद लग गए। और आप जब भी कल माउंट आबू पर जाएंगे तो इस शांतिवन कॉम्प्लेक्स के अलावा जो माउंट पे ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, 34 एकर्स पे स्प्रेड आउट वो स्थान, 1994 से जो स्थापित हुए अपनी सेवाएं दे रहा है। पांडव भवन जो हमारा सबसे पुराना कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही पीस पार्क, म्यूजियम, ग्लोबल हॉस्पिटल जैसे बहुत से सुंदर स्थान का अवलोकन आपको करने को मिलेगा। तो टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ही आकर्षक का केंद्र है माउंट आबू, जो हर साल करीबन 2.5 मिलियन टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस स्थान पर आप टूर के लिए आए हैं, मुझे था कि आज का ये सत्र, हम ये टॉक शो हम आरंभ करें उससे पहले यहाँ का मैं परिचय दूं। इससे पहले कि हम इस टॉक शो को आरंभ करें, मैं बहनों को अनुरोध करूंगी कि हमारे मंचासीन दोनों पैनलिस्ट्स का पुष्पों से स्वागत करें। सेवेंथ सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में आज सारा विश्व इसे सेलिब्रेट कर रहा है। और जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, हम एक ट्रेवल करते ही ग्लोबल मूवमेंट से जुड़ जाते हैं। टूरिज्म एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसका हम भाग बन जाते हैं। ऐसी मूवमेंट जिसमें बहुत डेवलपमेंट लाने की ताकत है। आज बहुत से रोजगार ये टूरिज्म प्रोवाइड कर रहा है। कहते हैं कि हर 11 में से एक व्यक्ति टूरिज्म सेक्टर से जुटा हुआ होता है। तो बहुत से जॉब्स ये टूरिज्म सेक्टर क्रिएट कर रहा है। और जब हम टूर पर जाते, एक देश से दूसरे देश में जाते, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते, तो आपसी स्नेह भी पर्यटकों से के आने जाने से बढ़ता है। और साथ साथ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी टूरिज्म के माध्यम से बहुत होती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2012 में पूरे विश्व भर में 1 बिलियन टूरिस्ट ने
इंटरनेशनल टूर किया और ऐसा अंदाज़ा है कि 2030 तक ये संख्या पर्यटकों की डबल हो जाएगी, यानी 2030 तक विश्व भर में इंटरनेशनल टूरिस्ट्स 2 बिलियन हो जाएंगे। और इस प्रकार से टूरिस्ट्स की बढ़ती हुई संख्या के कारण, ऐसी बढ़ती हुई इनके अट्रैक्शन के कारण ग्लोबल इकोनॉमी का टूरिज्म एक मोस्ट डायनेमिक सेक्टर बन गया है। तो मैं पहले गिरीश भाई को ये प्रश्न रखती हूँ कि भारत पर्यटक स्थल के रूप में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आपको क्या लगता है, आपके दृष्टिकोण में क्या लाभ दे सकता है? ऐसा क्या भारत के पास है जो पर्यटकों को दे? गिरीश भाई जी। ओम शांति। विशेष तौर पर भारत एक ऐसा राष्ट्र है, विश्व में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है। आपको हिमालय पर्वत की ठंडी भी मिल जाएगी, राजस्थान की गर्मी भी मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट का थिक वन भी मिल जाएगा। द एंटायर पेनिनसुलर इंडिया आपको सी कोस्ट का भी अनुभव दिला देगा। गोवा कहो या फिर केरला के बीचेस कहो या फिर तमिलनाडु के टेम्पल टाउन्स कहें या फिर जो नेशनल सेंचुरीज हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी अगर आपको एक ही कंट्री में अगर देखना है तो मेरे हिसाब से भारत जैसा देश आपको नहीं मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, भारत का रिच आध्यात्मिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं रिलीजन की भी बात कर रहा हूँ। शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र होगा इस पूरे विश्व में जहाँ पर आपको हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करने वाले बहुत मात्रा में लोग मिलेंगे, इस्लाम धर्म को, सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, सूफी धर्म को, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर हर धर्म के लोगों ने आकर के यहाँ पर अपने ज्ञान की बातों को, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यहाँ लाकर शेयर किया। और भारत इतना वंडरफुल एक राष्ट्र है, यहाँ के लोग इतने श्रेष्ठ हैं कि अच्छी बातों को हमने धारण ही किया है। इसीलिए भारत में अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो बात है उसमें भी बाहर के लोग भारत में आ सकते हैं और यहाँ अनेक धर्मों के बारे में, आध्यात्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में सीख सकते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हम कहें एक डिफरेंट एंगल से देखें, आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म जो है भारत में बहुत अच्छी रीति से बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत में जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। सो विदेशी लोग भारत में आकर हाई स्टैंडर्ड के ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट को अगर हम देखें तो भारत के जो बेरोजगारी की समस्या है, अगर हम टूरिज़्म को सही मायनों में बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ाते हैं तो फिर भारत के लोगों को नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और जो चौथी बात है, भारत का जो रिच ट्रेडिशन है, एक जो ट्रेडिशन है जो हमारा है जिसको हम अहिंसा कहते हैं, सबको एक्सेप्ट करने की जो बात आती है, वो भी हम विदेशों को, विश्व भर में ये संदेश जो है बहुत अच्छी रीति से दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टूरिज़्म भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को ही लेकर आता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं? I mean, it's a very beautiful video which will set the pace of जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, भारत के जो ट्रेडिशन को बता रहा है। प्लीज़ इसको वॉच करिएगा और बहुत गर्व महसूस करेंगे कि हम इस महान राष्ट्र के नागरिक हैं।
194 कंट्रीज में वन ऑफ देम इज इंडिया. It is known as the most versatile country. अगर आप नहीं जानते हैं क्यों, तो उत्तर हम देते हैं. 3.6 million square kilometer, the freezing Himalayas, Sundarban के scenic deltas, the rocky plateaus, the scorching गर्म से चिलमिलाता desert, 127 करोड़ की जनसंख्या, 10 से भी ज्यादा धर्म, 1600 से भी ज्यादा भाषाएं, अनेक प्रकार के ट्रेडिशंस, कल्चर्स, still we follow one constitution. India is the largest democracy in the world. इसको ही हम कहते हैं इनक्रेडिबल भारत, इनक्रेडिबल इंडिया. बहुत अच्छा. India, incredible India. तो भारत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विश्व को बहुत कुछ दे सकता है और दे रहा है. मेरा अगला सवाल भ्राता जी से है. भारत को टूरिज्म से क्या बेनिफिट हो सकता है? ये इतना बड़ा सेक्टर भारत को क्या बेनिफिट देगा? ओम शांति. भाई साहब, हमारी मीठी दादी जी हम सबके बीच है. परियों की शहजादी मीठी प्यारी दादी जी हम सबके बीच है. हम सभी आदरणीय दादी जी का स्वागत करते हैं.
लाखों की है जान आप। मीठी दादी जी हम सबके बीच है, ममतामयी महिमामयी माँ हमारे बीच है, निरहंकारिता की प्रतिमूर्ति है। और इनके लिए कहूंगी, लाखों की है जान आप पर जग है निसार। लाखों की है जान आप पर जग है निसार। खुले हृदय से करते आज हम स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। सुस्वागतम, सुस्वागतम। मैं बहनों को अनुरोध करूंगी, पुष्पों से हमारी मीठी प्यारी दादी जी का इस सभा में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर स्वागत करें। 100 वर्ष की हमारी दादी जी 100 से भी अधिक देशों का टूर की हुई, मिलियन लोगों को मिलते हुए बिलियंस अनुभवों की खान। हमारी दादी जी को 1 बिलियन टूरिस्ट, 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इस थीम को लेकर के आज का ये दिन है वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस डे पर आज के इस कार्यक्रम में दादी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम, सुस्वागतम। हम इस टॉक शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम मीठी दादी जी को सुने उससे पहले दादी जी सुनना चाहते हैं कि आज इस टॉक शो में हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल मृत्युंजय भाई को था। हमारे साथ इस सभा में भ्राता ओम प्रकाश जी और आदरणीय दिव्य प्रभा बहन भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी चाहूंगी हम सभी करतल ध्वनि से मिल करके इस सभा में स्वागत करें। मृत्युंजय भाई जी, हम जानना चाहेंगे कि भारत को इस टूरिज्म से क्या बेनिफिट होगा। भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सभी ब्राह्मण कुल की भूषण परम आदरणीय दादी जानकी जी और हमारा आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश भाई जी, बाबा याद करने के लिए 3 बिंदु, तो आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, अभी हमारा चौथा बिंदु बिंदु बहन इस सेशन को इतनी लवली कंडक्ट कर रहा है, इनको भी याद करते हुए, और हमारा आदरणीय गिरीश भाई, बाबा कहते हैं गिरीश गिरी, आपका स्थिति इतना ऊंचा बनाओ, इतना धारणा के ज्ञान से व हर बातों में योग से, ऐसी एक धारणा युक्त आदरणीय गिरीश भाई जी, और आप सभी एक तपोभूमि में उपस्थित है, एक तीर्थ स्थान में उपस्थित है, और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज विश्व टूरिज्म दिवस पर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में हमारा विंग की बहनों ने, भाइयों ने ये विशेष संगठन आप सबको यहाँ बुलाया। मैं भारत की भविष्य के बारे में, टूरिज्म के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अबू पर्वत एक तीर्थ स्थल भी है, यात्रा स्थल भी है, ज्ञान स्थल भी है, योग स्थल भी है। इसको देवभूमि में से जाना जाता है। देवभूमि। बिंदु बहन ने आपको कल माउंट आबू यात्रा करने के लिए सूचना थी। आप सभी माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू में पांडव भवन में बाबा के यादगार एक शांति स्तंभ है, वहाँ कुछ महावाक्य है। उसमें सबसे पहले महावाक्य मुझे बहुत अति प्रिय लगता है। बाबा ने कहा था माउंट आबू
सबसे बड़ा महान तीर्थ स्थान बनेगा। ये बाबा का महावाक्य है, वो देखने को अभी मिल रहा है। नंबर 2, बाबा ने कहा सबसे बड़ा महान देश है तो भारत देश है, इसका भी आपको यादगार यहाँ में। इसके लिए भारत का इतिहास है, करीब 5000 वर्ष का इतिहास है। ये अविनाशी इतिहास है। कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसका 5000 वर्ष का इतिहास हो। कोई भी देश में नहीं इतने धर्म स्थापक जन्म लिया हो। कृष्ण से लेकर के, राम से लेकर के, बुद्ध से लेकर के, महावीर से लेकर के और महात्मा गांधी तक भी, दुनिया के जितने भी हो सकते हैं 1-2 महात्माएं जन्म लिया हो, परंतु भारत की एक एक इतिहास को देखा जाए, इतनी महात्माएं, धर्मात्माएं, देवात्माएं इस धरती पर उतरा है तो भारत में सबसे पहले उतरा है। इसके लिए हम सबको ये गौरव महसूस होना चाहिए, हम ऐसे भारत निवासी है। और ये भारत विश्व गुरु था, अभी विश्व गुरु बनेगा, इसमें भी विश्वास आना चाहिए। गुरु इसके लिए होता है, मैंने पहले ही कहा था, माउंट आबू एक ज्ञान स्थल भी है, योग स्थल भी है, शांति स्थल भी है, पवित्र स्थल भी है। सबसे पहले ज्ञान स्थल को, विश्वविद्यालय को ज्ञान स्थल कहते हैं। ज्ञान बांटा जाता है, इसके लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं। भारत में नालंदा में पहले आते थे विश्व के भर के लोग, भाई बहने, नालंदा विश्वविद्यालय में। अभी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आदि आदि के पास जाता है। परंतु फिर भी कोई भी यूनिवर्सिटी में कितनी स्टूडेंट होगा? 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा। आपको मालूम होकर ये आश्चर्य होगा, 10 लाख गॉडली स्टूडेंट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते। ये तीर्थ स्थान बनेगा नहीं बनेगा आप सोचो, ज्ञान स्थल है व नहीं आप सोचो। ऐसी कोई विश्वविद्यालय विश्व में नहीं है जिसको 10 लाख गॉडली स्टूडेंट डेली मुरली पढ़ते हो, डेली ईश्वरीय महावाक्य पढ़ते हो, डेली अपने आत्माभिमानी बनने के पुरुषार्थ करते हो, डेली परमात्मा की स्मृति से पवित्र बनता हो, डेली उसकी शिक्षा से मनुष्य को देव पद प्राप्त करने के लिए से। ऐसी कोई शिक्षा संसार में नहीं है जो मनुष्य को देव पद की ओर ले जा सकते हो। ऐसी ज्ञान स्थल है तो एक ही माउंट आबू है, यही है, यही है, यही है। देन इस स्थल को भारत की सर्वोच्च तीर्थ स्थल भी आगे होने वाला है। अभी तो ज्ञान स्थल है, अभी योग स्थल है। बहुत भारत की संस्था है, योग सिखाते हैं, बहुत अनेक प्रकार की योग सिखाते हैं। हठ योग भी सिखाता है, प्राण योग भी सिखाता है, शीर्षासन भी सिखाता है, बहुत योग सिखाते हैं। योग के नाम से बहुत विधि भी सिखाता है। परंतु आज तो कभी कभी ऐसा लगता है योग के नाम से वियोग भी हो रहा है। अपना आपने को भूल गए, अपने आत्माभिमान को भूल गए, परमात्मा की स्मृति भी भूल गए और सृष्टि दर्शन को भी भूल गया, कर्म दर्शन को भी भूल गया और इन सब को योग के नाम से वियोग भी कई हो रहा है। परंतु ये योग ऐसा स्थान है, अपने आप को, अपने जीवन की इतिहास को भी देखने का स्थान मिलता है, अपनी संस्कृति को देखने को मिलता है, अपनी परंपरा को देखने को मिलता है, अपनी धरती में इतनी इतिहास का कैसे बना उसको भी देखने को मिलता है और भविष्य में क्या होने वाला उसको भी देखने मिलता है। योग जो मनुष्य को त्रिकालदर्शी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं जो योग त्रिकालदर्शी नहीं बना से तो वो योग नहीं है, वो वियोग है। इसके लिए ये योग भूमि है। इस योग भूमि में मनुष्य को त्रिकालदर्शी बनाता है, तब तो उनका जीवन में सुधारने का मार्जिन है। क्योंकि गतकाल को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, तब तो भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या यादगार बनाना चाहिए, क्या यादगार बनने वाला है, इसकी पूरा इतिहास को पहचानने का शिक्षा मिलता है। तब तो ऐसी इतिहास को कोई विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसी योग के माध्यम द्वारा ऐसी तीर्थ स्थान बनेगा जो अभी सभी मनुष्य आत्मा अपनी मन को भी शुद्धिकरण करेगा, तन को भी शुद्धिकरण करेगा, वायुमंडल को भी शुद्धिकरण करेगा। यात्रा स्थल क्यों जाते हैं हम? गंगा में क्यों जाते हैं? गंगा में जाते हैं, गंगा में स्नान करके पवित्र बन जाए, पाप भस्म हो जाए।
परंतु अभी का समय की ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, गंगा को भी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता हो गया। भारत सरकार गंगा नदी को शुद्धि करने के लिए अनेक नदियों को शुद्धिकरण करने के, परंतु मन की शुद्धिकरण करने की विधि न सरकार सुना रहे न विद्या सिखा रहे। इसके लिए ये योग विद्या ऐसी है, ये यात्रा स्थल ऐसी है, इस यात्रा आपका जीवन की इतनी फलदायी है, सुखदायी है, वरदायी है, और इस यात्रा के माध्यम द्वारा विश्व गुरु भारत बनेगा। उस गुरु का गुरुत्व का स्थान आप सभी बनेंगे। ये सबसे बड़ी अपने आप को खुशी होना चाहिए। अपने आप में ताली भले बजाओ आपके लिए, अच्छी बात। इसके लिए भारत का भविष्य जो है केवल आर्थिक, जहाँ सिद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, जन्म लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली तीर्थ स्थान बन जाते हैं। अब कोई भी भारत की तीर्थ स्थान अभी भी देखिए, स्वामी विवेकानंद ने साउथ में गया, समुद्र के बीच में एक पत्थर के ऊपर बैठ करके तपस्या किया कुछ समय के लिए, और बाद में वो विश्व गुरु बन गया। आज वो तीर्थ स्थल बन गया। अभी इतनी तादाद में ब्रह्मा से लेकर के सरस्वती से लेकर के इतनी तादाद में दादियाँ, 300 भाई बहनों ने इधर करीब 14 साल तक तपस्या किया। इतना ही तपस्या नहीं, इन्होंने विश्व में व्यापक जाकर के इतने ईश्वरीय शिक्षा को, ज्ञान की गंगा को बांटा। ये भारत की सबसे बड़ा महान तीर्थ स्थान बनेगा नहीं बनेगा, आप भी सोचना चाहिए, है बनेगा, है ना। परंतु ऐसे तीर्थ स्थान में आकर के आत्मा पवित्र बनेंगे और जो शुद्धिकरण होगा और भारत महान। परंतु भारत की और भी बहुत इतिहास की बहुत बातें हैं, और भारत के केवल स्पिरिचुअली नहीं और टूरिज़्म में बहुत बातें आती है। इसके लिए इंडस्ट्री भी एक टूरिज़्म है, और एक फॉरेस्ट भी टूरिज़्म है, और भी एजुकेशन भी एक टूरिज़्म है। मेडिकेशन, हमारा गिरीश जी ने कहा, मेडिकल टूरिज़्म भी है, और अनेक प्रकार के टूरिज़्म है। आज भारत विश्व में सबसे आगे उभर रहा है, और इसमें कोई संशय नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत सबसे टॉप में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 6 देश, विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली 6 देशों में भारत एक स्थान अभी प्राप्त किया। चाहे सैटेलाइट के माध्यम द्वारा, कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा, इन बातों में भी भारत आगे आ रहा है। उस शिक्षा को लेने के लिए और इसको प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व के अनेक लोग यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की भी लोग आ रहे हैं। मुझे खुशी है इस समय में भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका में है, और उन्होंने भी भारत को, बहुत लोगों को आह्वान किया। बहुत लोगों ने खुशी से आने के लिए अपनी सहमति भी व्यतीत किया। इसके लिए इन इंडस्ट्रियल टूरिज़्म भी भारत बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट के लिए शक्ति चाहिए, इंसान चाहिए, आदमी चाहिए, हैंड चाहिए। वो हैंड भारत में सबसे ज़्यादा कम दर में मिल रहा है। इसके लिए इंडस्ट्रियल टूरिज़्म के लिए भी यही है। सबसे ज़्यादा आज इंटेलेक्चुअल के हिसाब से भी देखा जाए भारत में कमी नहीं है, परंतु उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। परंतु उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना हमारा वास्तविक कर्म होना चाहिए, हमारा सोच होना चाहिए, हमारा दिशा होना चाहिए। परंतु इस दिशा में भी एक अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए भी हमको भारत एक उस टूरिज़्म में भी आगे बढ़ेगा। तीसरा जो है, हमारा देश में सबसे बड़ा जो हर प्रकार की खनिज संपत्ति है, गोल्ड भी इधर है, सिल्वर भी है, कॉपर भी इधर है, हर प्रकार की ब्लैक डायमंड माना कोयला, पहले उसके कितने भी घोटाला भी हो रहा हो अलग बात है। परंतु जो सबसे बड़ी जो है आयरन एज में हर चीज़ की जो आवश्यकता है, स्टील की आवश्यकता है, आयरन की आवश्यकता है, उसकी सबसे ज़्यादा खनिज हमारा भारत में मिल रहा है। और उसकी प्रॉपर रीति से उपयोग हो जाए सही दिशा में, और भारत विश्व में 7 बिलियन लोगों को भी एक गुरु बन सकता है, टूरिज़्म की डेस्टिनी बन सकता है, कर्म क्षेत्र बन सकता है, ऐसी कार्य क्षेत्र भी बन सकता है, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सकता है। उसमें भी वो भी हमारा देश में चारों तरफ से मिल रहा है, हर प्रांत में मिल रहा है, छोटे छोटे प्रांत में भी ये उपलब्ध है। इसके लिए ये भी है। और तीसरा जो है, हमारा देश में सबसे ज़्यादा बड़े नदियाँ हैं, बड़े भी नदी है, छोटा भी नदी है, हर प्रांत में नदियाँ, क्योंकि नदी है एक अपने आप में एक बड़ी आकर्षण स्थल है, जीवन नाड़ी है, मनुष्य को जीवन देने के लिए विधि है।
ऐसे भारत में इतनी नदियाँ, इसके लिए इतने नदियों को हम सही ढंग से हम यूज़ करें। परंतु दुर्दैव की बात है, पहले नदियाँ अच्छा था, अभी नदियों को गटर बना दिया। यदि गटर बनाने वाले नदियों को शुद्धिकरण कर दे, इसके पहले मन की शुद्धिकरण कर दे, मन की दिव्यीकरण कर दे, मन की श्रेष्ठ बना दे, तो भारत अपने आप तीर्थ स्थान बनेगा। और इतना ही नहीं बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। मैं अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा आदरणीय दादी जी उपस्थित है। मैं इतने कहेंगे, कोई भी प्रश्न हो तो उत्तर जवाब देंगे। मैं भारत आप सबकी माध्यम द्वारा, भारत निवासियों के माध्यम द्वारा, भारत की नया सोच की माध्यम द्वारा, नई शिक्षा की माध्यम द्वारा, योग की माध्यम द्वारा भारत बहुत बड़े तीर्थ स्थल बनेगा, योग स्थल बनेगा, ज्ञान स्थल बनेगा। टूरिज्म ही नहीं है, ये तो गुरु बनेगा। इन शब्दों ने आप सबको बधाई। ओम शांति। बहुत सही कहा भाई साहब ने, भारत विश्व गुरु बनेगा। और गांधी जी के मुझे वो राइटिंग्स याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने भारत को स्पिरिचुअल लाइट हाउस, ये भारत बनेगा, वो याद आ रहा है। मैक्स मुलर ने भी अपने भारत को ट्रिब्यूट्स देते हुए कहा है कि कैसे भारत सारे विश्व को एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा। जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनको भारत से गाइडेंस प्राप्त होगी। तो हम सबकी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है ताकि हम अपने हर कर्म को मूल्यों से सजाएं, गुणों से सजाएं, ताकि इस भारत की गरिमा बनी रहे। पर आज देखने में आ रहा है कि चारों तरफ वैल्यूज डिप्लीट होती जा रही हैं। टेररिस्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। सफाई भी चारों तरफ इतनी दिखाई नहीं देती, हालांकि अभियान हम बहुत कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो केस हुआ और ऐसे कई केसेस के जब समाचार हम सुनते हैं तो टूरिस्ट भारत की ओर कम अट्रैक्ट होते हैं। आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन में फ्रांस का नाम नंबर 1 है और भारत का नाम 38 है। क्या करें ऐसा कि ये हमारा रैंक आगे आए। वैल्यूज टूरिज्म को प्रमोट करने में क्या रोल प्ले करती हैं, मैं गिरीश भाई को निवेदन करूंगी इस विषय पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक हम छोटा सा इससे संबंधित वीडियो देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 विषय को ये वीडियो टच कर रहा है। एक तरफ कोई देश की इज्जत के लिए जान दे रहा है, तो दूसरी तरफ कोई देश की इज्जत को नीलाम कर रहा है। एक तरफ कोई हमारी संस्कृति की परवरिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कोई उस संस्कृति का अपमान कर रहा है। एक तरफ कोई इस देश के नाम पर कालिख लगा रहा है, तो दूसरी तरफ कोई मेहनत और ईमानदारी से उसी नाम को संवार रहा है। आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फक्र से उसे उठाने की तरफ? गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर। टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। हेलो, ओम शांति। इस प्रश्न का उत्तर जनरली हम बाहर से ढूंढने का प्रयास करते हैं। एज एन इंडिविजुअल, भारत का नागरिक बनने के बाद मुझे कमियां भारत की सरकार पर नज़र आती है, भारत के टूरिज़्म पॉलिसी पर नज़र आती है, दूसरे लोगों पर आता है। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर सा एक स्लोगन है जो ईश्वर पिता ने हम सब बच्चों को दिया कि बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, द नेचर आउटसाइड
इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। तो जो भी मूल्यों का जो डिप्लीशन हो चुका है, और वो विशेष तौर पर जैसे आपने ये वीडियो में भी देखा, भारत का जो इमेज है बाहर के लोगों के दृष्टिकोण में वो बहुत अच्छा नहीं है। वो समझते हैं कि भारत एक गरीब राष्ट्र है, वो समझते हैं कि भारत में साफ सफाई नहीं है, वो समझते हैं कि भारत के लोग बार्गेन ज़्यादा करते हैं, वो समझते हैं कि भारत के लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि एज अ टूरिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, क्या मेरे में ये सब गुण हैं? अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा घर एक बहुत सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, जब हमारे रिलेटिव्स हमारे घर में आते हैं, हमारा बच्चा जब स्कूल से वापस घर आता है, घर का जो मुखिया है जब ऑफिस से वापस घर में आता है, तो वो किस माइंडसेट से आता है, जो जिस प्रकार से मेरी माँ मुझे स्वीकार करेगी घर में, वो प्यार की, वो सहनशीलता का, वो मुझे अच्छा लगे कि मैं वापस घर आऊँ। क्योंकि जो टूरिज़्म सेक्टर है एक सर्विस इंडस्ट्री है, और यहाँ पर प्रोडक्ट देखने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट के हिसाब से टूरिज़्म सेक्टर सिर्फ अनुभूति ही करना है। आज मैं मार्केट में जाऊँ एक पेन खरीदने के लिए, पेन को मैं लिख कर देख सकता हूँ कि पेन अच्छा है या नहीं है, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा है जो अनुभूतियों से भरा हुआ है। तो वो अनुभूति जब हमें दूसरों को कराना है, तो विशेष तौर पर जब हमारा जीवन मूल्यों से भरपूर होगा, हमको सचमुच में विदेशी अगर कोई आवे या कोई भी भारत का ही डोमेस्टिक ट्रैवलर भी अगर हमारे यहाँ पर आए, तो उससे हम एक अच्छा फीलिंग कराएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने देखा हो, एक अनुभव सुनाता हूँ, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं उनके आप कपड़े देखेंगे तो वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन भारत का अगर कोई टूरिस्ट होता है तो वो बहुत सजा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। वो बहुत इजी होते हैं, विदेशी जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत आसानी से आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन उन भावनाओं को हम शायद कद्र नहीं कर पाते। हमें ये देखना है कि हमारे घर में हम सच्चाई सफाई रखते हैं, लेकिन फिर हम शायद कूड़ा करकट जो है रोड पे डाल देते हैं। तो प्राइमरली मेरे हिसाब से हम सब मिल कर के हम ये देखें कि ये भारत मेरा है, जैसे घर मेरा है, बच्चा मेरा है, हस्बैंड मेरा है, वैसे ही ये सड़क भी मेरा है, ये देश भी मेरा है। और इसका जो इमेज, जो ईश्वर परमात्मा जैसे गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत जैसे उस महान देश पे ईश्वर आते हैं, तो बाहर से अगर कोई आएगा तो उसे क्या वो अनुभूति कराएं, उसे अच्छा लगे, एक अच्छा फीलिंग हो। तो मेरे हिसाब से एक बिहेवियरल इशू है, हम सब में थोड़ा सा ये परिवर्तन, स्व परिवर्तन आना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिकता और मेडिटेशन से ये शक्ति हमारे अंदर आ सकता है जब हम छोटा छोटा परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आएँ। मेरे लिए हर व्यक्ति एक टूरिस्ट है, उसको जब मुझसे मिले तो वो अच्छा फील करे। ये भी अगर अटेंशन हम रखें, हमसे सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो, प्रेम की फीलिंग हो, तो भी मेरे हिसाब से जब वो वापस जाएगा वो कहेगा भारत भले ही गरीब है लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों में बहुत रिच है, प्यार में बहुत रिच है, अच्छा फीलिंग में वो बहुत महान है। भल चीज़ों में, प्रैक्टिकल वस्तुओं में वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ह्यूमन फीलिंग्स में वो बहुत महान है। और मैं हर व्यक्ति को रिकमेंड करूंगा कि वो भारत में जाए और इन सब गुणों को वो वहाँ जा कर के अनुभव करे। ऐसा एक फीलिंग वो लेकर जाए तो मेरे हिसाब से भारत में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हमारे देश में आ सकते हैं। ओम शांति। बहुत ही अच्छा संदेश हम सबको मिला। आज तक हम मंदिरों को देखने के लिए जाते थे, लेकिन आज इस टॉक शो से हम ये संदेश ले रहे हैं कि हमें घर को मंदिर बनाना है। एक है मंदिर देखने जाना और दूसरा है कि घर को मंदिर बनाना। और उसके लिए जैसे भाई ने कहा कि हमें दिव्य गुणों की मूर्त खुद बनना है, और जहाँ मूर्ति विराजमान होगी वो स्थान क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा ना।
और ऐसी ही दिव्य गुणों की मूरत आज हम सबके बीच भी विराजमान है। मीठी प्यारी दादी जी, जैसे मैं पहले कह रही थी कि 100 वर्ष की आयु में दादी ने 100 से भी अधिक देशों का भ्रमण किया है और बहुत सा अनुभव, एक अनुभवों की खान आज के दिन हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये विद्यालय जो वटवृक्ष की भांति फैल चुका है, इस ब्रह्मा कुमारी परिवार को अपने स्नेह आंचल में पालना देने वाली हमारी दादी जी के लिए कहूँगी, माँ भवानी, माँ शारदे, माँ भवानी, माँ शारदे, मंदिरों में होती जिन्हों की पूजा, वो देवी आप ही हैं और न कोई दूजा, और न कोई दूजा। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। सभी बोलो मेरे मीठे बहन भाई, सभी बोलो ओम शांति। ओम शांति। बस ये 3 बारी ओम शांति में सब कुछ आ जाता है। ये अंगुली से मैं कौन, मेरा कौन है, और हमको क्या करने का है। ये जो प्रेजेंट समय दुनिया का वातावरण है, उसमें हमारे को, हम सब बहन भाइयों को अटेंशन रखना है। तो हमको क्या करने का, सारी लाइफ में मेरा ध्यान है, आप लोगों को पता होगा, तो विदेश का सेवा का बाबा ने हमको वहाँ भेजा, दादी दीदी ने भेजा। क्यों भेजा? मैं साक्षी होकर के देखूं, तो जहाँ भी जाती थी, ऑस्ट्रेलिया गई, अमेरिका गई, इंग्लैंड गई या अफ्रीका गई, जहाँ भी गई तो सभी भारतवासी समझ के ऐसे नमस्ते करते थे। मैं फिर क्या करती थी, मुझे हाथ दो, हम फिर ऐसे करते थे, क्योंकि अभी ये हम करते हैं ज़रूर। और ओम शांति शब्द हमारे साकार बाबा के दिनों में ही बाबा को कहा, बाबा कोई भी मिलते हैं तो कोई राम राम कहता है, कोई सतनाम साखी कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी ऐसा कौन सा शब्द हुए जो सभी ये जो भी हम बोले ना प्यार से स्वीकार करे। ओम शांति शब्द निकला, इतना सहज हो गया, जो भी मिले ना बड़ा अच्छा। तो ओम शांति माना ही क्या है, शांति हमारा धर्म है। ओम शांति हमारा धर्म है। ओम शांति से साइलेंस में जाओ, डीप जाओ। मुझे उसमें
हमारे में वो जो विशेषताएं हैं जो बहुत ज़रूरी है, अभी मैं जून मास में, बाबा जनवरी मास में अव्यक्त हुआ। मैं जून मास में बाबा के पास आई थी, मधुबन में, पांडव भवन में। तभी सब हिस्ट्री हॉल बना था और झोपड़ी बनी थी, और जहाँ टावर ऑफ पीस है वो भी स्थान था, परंतु वो बाबा साइलेंस में वाक करता था। तो एक बार साइलेंस में वाक करते मुझे कहा, बच्ची यहाँ देखो। मैंने पिलर लग गए, अभी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहाँ तुम टीचर्स को ट्रेनिंग देना, और यहाँ इंद्रप्रस्थ में तेरे को कमरा बना के दूंगा। जब साखियों का देखा बाबा का अव्यक्त होने से, वहाँ टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ पावर, कितना सुंदर वायुमंडल वहाँ लगता है। और मुझे ये भी याद है अच्छी तरह से, जून मास में मैं आई थी ना, तो बाबा ने झोपड़ी में बैठा था। तो झोपड़ी में बैठा, मुझे कहा तुम्हारा योग ठीक नहीं है। तो मैं एकदम बाबा को देखने लगी, योग ठीक नहीं है, मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ का। तो ऐसा बाबा साइलेंस में ले गया जो मैंने महसूस किया। क्या याद योग योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा से, उनकी याद से बल मिलता है, वही उनको देख करके श्रेष्ठ कर्म करने से। तो मैं आपको आज एक 12 वैल्यू सुनाती हूँ, भले इंग्लिश शब्द में सुनाऊँ ना, इंग्लिश में सुनाऊँ। आजकल इंग्लिश शब्द भी कॉमन हो गए, अच्छा हो गया। मैं पहले वो शायद ऐसा है ना, हम एक अच्छा छोटा सा पर्चा सा ले करके सुना दूँ। 4 बातें उसमें है। लव क्या चीज़ है, नहीं वो भी तो मैं वो सुना देंगे। तो इसमें लव, पीस, कोऑपरेशन, ठीक है भाई। पहले लव में हाथ यहाँ लगाते हैं, और पीस में माइंड शांत है, माइंड, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, डिटर्मिनेशन,
दृढ़ता। मैं हमेशा कहती हूँ ये 5 अंगुली है, ये है छोटी, ये है मोटी। ये मोटी है ना, ये छोटी है, पर ये सहयोग देती है और ये तिलक लगाती है। ये विजडम की निशानी है। ये एक बाबा है, सब कुछ है। 5 अंगुली बराबर नहीं है, पर हर एक की विशेषता अपनी है। पर जब ये है और ये आपस में मिल गए, ये मोटी, ये बाबा छोटी भी अपना काम करे। दो अच्छा, छोटी भी अपना काम करे, मोटी भी अपना काम करे, परंतु ये ट्रस्ट, डिटर्मिनेशन, हारमोनी। जब हारमोनी शब्द आता है ना, बहुत करके हमारा अमेरिका में भी हारमोनी हाउस है। बहुत जगह पूछते हैं मकान का नाम क्या रखें, हम कहते हारमोनी हाउस रखो। ये मुझे याद आता है, मैं मॉरिशस में गई थी, वहाँ भी अनायास हारमोनी के लिए हारमानी झगड़ा टूटा, समझा। हारमोनी है तो इंग्लिश अक्षर, पर हारमानी यानी हर ग्रुप में राइट हूँ ऐसे नहीं है। तो प्योर हार्टेड हारमोनी है ना। एक दो को सहयोग, प्योर हार्टेड, ऑनेस्टी, काइंडनेस, मर्सी और पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। अभी जब ये 12 वैल्यू मेरे ध्यान पर आई है, मैं आप सबको ये सामने देने चाहती हूँ। फिर भी पढ़ूँ दोबारा। लव, पीस, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, डिटर्मिनेशन, हार्मनी, प्योर हार्टेड, ऑनेस्टी, काइंडनेस, मर्सी, पंक्चुअलिटी। ये मुझे अच्छा लगता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये डिसिप्लिन है ना। ऐसे मेरे बाबा के बच्चे यहाँ क्या हमको इस लाइफ में, ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है। थोड़ा समय साइलेंस में बैठे अपने जीवन को देखो। तो मेरी जीवन यात्रा में सच्चाई, प्रेम, शांति, खुशी। सच्चाई है तो प्रेम है, प्रेम है तो शांति है, शांति है तो खुशी है। तो ये ऐसे व्यवहार एक दो के संबंध में, जितना अच्छा व्यवहार है, जितना अच्छे गुण है, विशेषताएं है, उतना जैसे लाइफ का शान है।
जीवन जीना है तो कैसे? हमारे लिए एक हमारा नेवल भाई है लंदन में, 5 साल उसने बुक लिखा है। मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे मरना है तो कैसे, जीना है तो कैसे? समझा? जीना है तो कैसे जीना है? अगर मुझे मरना है तो भी कैसे मरना है? उसमें उसने मेरे प्यार से लिखा है। तो मेरे को लगता है ये मैं क्यों सुना रही हूँ, अगर ये ध्यान में रखते हैं, हमारी लाइफ का एक यादगार ऐसा हो, क्यों जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। तो कर्म बड़े बलवान है, कर्म बलवान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। ओम प्रकाश भाई कैसे? ये भी हमारा पुराना भाई, इसको कुछ बोलने को बोलना है, ओम प्रकाश भाई को बोलना है। मेरा दिल्ली में पहला ये भाई ओम प्रकाश भाई, वंडरफुल भाई, सदा शांत है, मुस्कुराता हुआ। तो मैं तो समझती हूँ इसको भी 2 शब्द बोलने दो ना। बोला है? अच्छा, ओके। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कहना हो तो कह दो। है कुछ कहना? दिव्या बहन कुछ कहना है? बोलो। ओम शांति। जिन्हें भारत को टूरिज्म बढ़ाने के लिए और एक काम हम सबको करना है। एक खुशखबरी भी समाचार सुना था हूँ, भारत सरकार भारत स्वच्छ अभियान में ग्रैंड एम्बेसडर के रूप में दादी जानकी जी को नियुक्ति की है। क्या दिया? क्या बोला? और 2 तारीख दादी हृदय मोहिनी जी को भारत के स्वच्छ गिरी का एक उनके टाइटल के साथ साथ उनको सम्मानित करने वाले प्रधानमंत्री जी के माध्यम द्वारा प्रधानमंत्री दिल्ली में। परंतु ये संस्था जो स्वच्छता के बारे में सदियों से काम करते आए, दशकों से, अभी हम आप सबसे निवेदन है, हम सब मिलकर के भारत को स्वच्छ बनाने का, मन का भी स्वच्छ, तन का भी स्वच्छ, पर्यावरण का भी स्वच्छ, हमारा सड़क का भी स्वच्छ, सबको स्वच्छ बनाने के लिए इधर से एक प्रतिज्ञा लेके जावे। और यही आपके लिए दादी जी की बड़ी गिफ्ट होगी, भारत के लिए गिफ्ट होगी। हमारा प्रधानमंत्री जी के स्वप्न भी साकार होगा और जल्दी से जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा। यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं। ओम शांति दादी, आपको बहुत बहुत थैंक्स सारी सभा के तरफ से, और आपने दोबारा अपना टाइम दिया आपकी हेल्थ के हिसाब से भी, और सबको बहुत अच्छी वैल्यू की बातें आपने अपने जीवन में लाने के लिए बताई, क्योंकि वैल्यू के द्वारा ही भारत की शान बढ़ती है, वैल्यू के द्वारा ही यहाँ टूरिज़्म की भी वैल्यू होती है। और आप जैसी महान आत्माएं इस भारत देश में हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, तो ज़रूर भारत की शान बढ़नी ही है और भारत स्वर्ग बनना ही है, ऐसा हमारा निश्चय है दादी। बहुत बहुत आपके आने से खुशी हुई। हाँ, बॉम्बे की
वंडर खा रहे हूँ। बॉम्बे में शुरू में हम थे, आज वो मेरी बॉम्बे की बहनें भाई इतनी सेवा करे, बड़ा अच्छा। बॉम्बे से ही हम विदेश में गए हैं, और बॉम्बे क्या बाबा का पालना किया हुआ है, तो अच्छी मुझे खुशी है आप लोगों को देख कर गया। बॉम्बे से बहुत सारे गेस्ट आए हैं, बॉम्बे से जो आए हैं वो सब खड़े हों। बॉम्बे से जो आए हैं सब खड़े हों। दादी ये सब बॉम्बे से आए हैं, हाथ हिलाओ सब। 1500 बॉम्बे से है। 4000 में से 1500 दादी आप सबको दुआएं आशीर्वाद दे रही है। बहुत अच्छा। हाँ बैठिए। हाँ। 2 मिनट योग करके 2 मिनट साइलेंस में बैठ के आज का कार्यक्रम पूरा करेंगे। ओम शांति। सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। दादी जी और हमारे समीप आ रहे हैं। हम सभी योग में ही बैठेंगे और आदरणीय दादी जी से वरदानी दृष्टि लेंगे। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी